जी वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप लोग? जी खैर मुबारक आप लोगों को भी। जी वालेकुम सलाम। बस अभी 5 मिनट में क्लास शुरू करते हैं, स्टूडेंट्स आ जाएं ज़रा। जी मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 आपकी बुक का, कॉर्मन वाली बुक का, जो टेक्स्ट बुक है हमारी इस कोर्स के अंदर। पिछली क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी अबाउट डिवाइड एंड कॉन्कर, और आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे रैंडमाइज एल्गोरिथम्स को, या इनको हम प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम्स भी कहते हैं। ये अगर आप चैप्टर नंबर 5 देखेंगे अपनी बुक का, तो उसमें आपको डिटेल से ही मिल जाएगा। अच्छा, इस बुक को वैसे तो आप लोगों में ये बताएं, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सबने पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ? लोगों ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा। ठीक है, तो बहरहाल अगर आपने नहीं पढ़ा ना, तो बुक के अंदर ये जो अपेंडिक्स सी है, वो अगर आप देख लें तो उसमें ज़रा रिवीजन है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, स्पेशली फॉर प्रोबेबिलिटी।
तो अगर कुछ लोग पढ़ चुके हैं ये कोर्स तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो ये अपेंडिक्स सी अगर आप स्टडी कर लेंगे बुक का तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, वैसे तो खैर मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में एक्चुअली हमें डिस्कस क्या करना है, आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है रैंडमाइज एल्गोरिथम्स। तो रैंडमाइज एल्गोरिथम्स क्या होते हैं? देखिए, अगर मेरे पास कुछ इनपुट है, ठीक है, इनपुट मैं किसी एल्गोरिथम को दे रहा हूँ और वो कुछ आउटपुट नजर दे रहा है मुझे। ये हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन देखी थी। तो इस किस्म के एल्गोरिथम को हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम। ठीक है, लेकिन इस एल्गोरिथम में खास बात ये है कि ये जो आउटपुट जनरेट हो रहा है ना, ये बेस्ड ऑन इनपुट है और सम एल्गोरिथम है। लेकिन अगर किसी एल्गोरिथम में ऐसा हो कि इनपुट के साथ साथ कोई एल्गोरिथम के अंदर कोई रैंडम का कोई मेथड यूज हो रहा हो, रैंडम नंबर जनरेशन हो रही हो एल्गोरिथम में, यानी कि आउटपुट बेसिकली डिपेंड कर रहा हो किसी रैंडम नंबर जनरेशन के ऊपर। आपको पता है ना, जैसे रैंडम नंबर क्या होता है। अगर मैं मिसाल के तौर पे जावा में लिखता हूँ math.random, तो वो क्या करता है कि मिसाल अगर मैं उसको दूं वैल्यू कोई फॉर एग्जांपल, तो वो मुझे 0 से 1 के दरमियान कोई वैल्यू दे देता है। मैं चाहूँ तो 1 से 1000 या 1 जो भी वैल्यू रेंडमली जनरेट करके देता है। तो इस किस्म के एल्गोरिथम को, हाँ, रैंडम नंबर पिक कर लेता है। इस किस्म के एल्गोरिथम को हम रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो अब ये रैंडमाइज एल्गोरिथम जो है ये क्यों यूज होते हैं, इनकी मदद से बाज़ औक़ात कुछ प्रॉब्लम्स में हमें आसानी हो जाती है उसकी एनालिसिस करने में। तो वही इसीलिए हम इनको स्टडी कर रहे हैं। इसकी आगे बहुत सारे एग्जांपल्स भी आएंगे, हम देखेंगे भी। कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, उनकी हम एनालिसिस डिटर्मिनिस्टिक वे से भी करके देखेंगे और रैंडमाइज से भी करके देखेंगे। तो इसीलिए हम इस अप्रोच को यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर ज़रा हमें रैंडमाइज एल्गोरिथम की ज़रा फ़ायदा उसका पता चलेगा। एक प्रॉब्लम है दी हायरिंग प्रॉब्लम। हायरिंग प्रॉब्लम से क्या मुराद है भाई? हायरिंग प्रॉब्लम ये है कि भाई आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर आपने अपना कोई असिस्टेंट रखना है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि उसके लिए एक एजेंसी से रब्ता कर लिया, ठीक है। अब वो एजेंसी क्या करती है, एजेंसी आपको कैंडिडेट्स भेजती है। आप क्या करते हैं कि उस कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं और आइदर उसको हायर कर लेते हैं या नहीं करते। जी, क्विक सॉर्ट जो है वो डिटर्मिनिस्टिक भी यूज हो सकता है और रैंडमाइज भी हो सकता है। वो हम क्विक सॉर्ट पर आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे हायरिंग प्रॉब्लम। तो हायरिंग प्रॉब्लम क्या है कि यानी आपको एक असिस्टेंट हायर करना है n नंबर ऑफ कैंडिडेट में से। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमारे पास फ्रॉम 1 to n है। तो अब इसका तरीक़ेकार क्या होगा? होगा ये जनाब कि आपके पास एक एक कैंडिडेट आता रहेगा और आप जो है ना वो उसको चेक करेंगे कि वो बाकी कैंडिडेट से बेहतर है या नहीं है, यानी आप उसका इंटरव्यू करेंगे। अच्छा, इंटरव्यू करने के बाद अगर आपको वो कैंडिडेट पिछले कैंडिडेट से बेहतर लगता है तो आप उसको हायर कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि वो जो एजेंसी है ना वो रोजाना आपको एक कैंडिडेट भेजती है। मिसाल के तौर पे डे 1 पे कैंडिडेट 0 आ रहा है
और डे 2 पे कैंडिडेट 1 आ रहा है, डे 3 पर कैंडिडेट 2 आ रहा है। इस तरीके से आपके पास रोजाना एक कैंडिडेट आ रहा है। तो अब होगा क्या इस सूरत हाल में? इस सूरत हाल में होगा ये कि भाई पहले दिन जो कैंडिडेट आएगा उसको तो आप हायर कर ही लेंगे क्योंकि वो पहले दिन आएगा। अच्छा, हाँ, शॉर्ट लिस्ट होंगे। असल में हम इसको प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, एल्गोरिथम क्या होगा। अच्छा, फिर दूसरे दिन जो आएगा, जो दूसरा कैंडिडेट आएगा, तो हम उसको कंपेयर करेंगे इससे। कैसे करेंगे कि हमने एक बेस्ट वेरिएबल बना रखा होगा, इनिशियली उसमें पहला कैंडिडेट होगा। फिर होगा क्या कि हम बेस्ट को अगले कैंडिडेट से कंपेयर करेंगे, यानी कि 1 सेकंड कैंडिडेट से करेंगे। अगर बेस्ट बेहतर है तो हम आई को बेस्ट से, आई जो है वो बेस्ट से बेहतर है तो हम आई को हायर कर लेंगे और जो पिछला कैंडिडेट था उसको फायर कर देंगे। यानी प्रोसीजर कुछ ये है कि भाई कैंडिडेट आते जा रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू करेंगे रोजाना। अगर नया कैंडिडेट पिछले कैंडिडेट से बेहतर है तो पिछले कैंडिडेट को फायर कर दो और ये जो नया बच्चा आया है, नया असिस्टेंट आया है, उसको हायर कर लो। ठीक है। अब ये एल्गोरिथम यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें एक बेस्ट आपके पास वेरिएबल है और एक आई है जो कि 1 to n चल रहा है एक लूप के अंदर। आप करते ही हैं कि बेस्ट को आई से कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद अगर आई बेस्ट से बेहतर है तो आप आई को हायर कर लेते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो हायर्ड है उसको वैसे ही रहने देते हैं। हायर करने की स्पेसिफिक कंडीशन सिंपल यही है कि जो भी कैंडिडेट है वो पिछले कैंडिडेट से बेहतर होना चाहिए। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो क्वालिफिकेशन हो सकती है, वो उसके स्किल्स हो सकते हैं, वो एक जनरल वो है। लेकिन हम यहाँ प्रॉब्लम ये देख रहे हैं। अच्छा, अब इस प्रॉब्लम को अगर हम एनालिसिस करें, इसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई कि एक्चुअली हम इस प्रॉब्लम का कोड, हमने एल्गोरिथम ये बना रखा है जो कि जाहिर है आप अगर आपसे कोई इस प्रॉब्लम का एल्गोरिथम पूछे तो आप यही एल्गोरिथम बताएंगे कि भाई आप एक बेस्ट वेरिएबल बनाएं और उसमें जो भी आपने करंट हायर किया हुआ उसको रख लें और फिर उसको एक एक करके कंपेयर करते रहें। अगर कोई बेस्ट से बेहतर है तो उसको हायर कर लें। तो अब जब इसकी एनालिसिस करते हैं तो इसमें एक तो कॉस्ट है इंटरव्यू की, जिसको हम कह सकते हैं CI। CI से मुराद है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, जैसे ये जो लाइन है इसकी कॉस्ट। अच्छा, एक कॉस्ट है हायरिंग की, ये यहाँ पे हायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कहीं भी फायरिंग का जिक्र नहीं है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि जब हम आई को हायर करेंगे तो I-1 को फायर भी करेंगे। ठीक है, जो पिछला कैंडिडेट था उसको फायर कर लेंगे, या हमने यहाँ पर जो है वो बेस्ट के बजाय जो है वो लास्ट नामी एक वेरिएबल रखा हुआ और लास्ट में पिछला कैंडिडेट हो और लास्ट को हम यहाँ पे फायर कर दें। वो भी ज़ाहिर है इसके अंदर एसोसिएटेड है, लेकिन हमने वो नहीं लिखा है। अभी हम सिर्फ इन दो की बात कर रहे हैं क्योंकि असल में जो ज्यादा कॉस्ट है ना वो इस चीज की है, हायरिंग की, और जाहिर है इंटरव्यू की भी कॉस्ट है। तो अब एट द एंड ऑफ द एल्गोरिथम, सपोज m पीपल हायर हुए, हमने m लोगों को ये जॉब दी, तो टोटल कॉस्ट क्या निकलेगी? अगर n नंबर ऑफ कैंडिडेट है तो इंटरव्यू तो सबका ही होगा भाई, सही है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना सर। वाई वी रिक्वायर डू, वी कैन डू दैट विदाउट डू होल स्टेटमेंट। कहाँ एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं बेटा आप? ये तो एल्गोरिथम है ना बेटा, ये तो डू इंटरव्यू जो है वो आप इसका कोई भी कोड लिख सकते हैं। आप एक मेथड कॉल कर सकते हैं इंटरव्यू का, वो यहाँ कॉल कर लें। इफ और एल्स, अब इफ देन लिखा हुआ है, नॉर्मली प्रोग्रामिंग में एल्स होता है। ठीक है, तो ये तो आपके ऊपर है। फॉर का लूप इस तरह लगाना है, फॉर का लूप या वाइल का लूप लगा लेंगे। ये तो एल्गोरिथम है, आप इसको किसी भी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक सूडो कोड आप इसको कह सकते हैं, ये तो सूडो कोड है।
ठीक है, ये डू वाइल का लूप नहीं है, ये डू का मतलब है कि यहाँ इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम समझ में आ जाए बस, और उसका सोल्यूशन समझ में आ जाए। अच्छा, मैं कह रहा था कि भाई होगा क्या कि इंटरव्यू तो आप सबका लेंगे, लिहाजा आप जो कॉस्ट ऑफ इंटरव्यू है उसको नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई कर, लेकिन जो हायरिंग है वो ज़ाहिर है सबकी तो नहीं हो सकती। अच्छा, हो सकता है सबकी हायरिंग भी हो जाए, एक के बाद सभी हायर हो रहे हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब हायर हो। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो हो सकता है कि मैंने सेकंड को हायर किया हो और उसके बाद 4 को हायर किया हो, सबको ना किया हो। और ये भी हो सकता है कि पहले 1 को किया हो, फिर 2 को किया हो, फिर 3 को किया हो, फिर 4 को कर लिया हो। यानी 2 1 से बेहतर है, 3 2 से बेहतर है और 4 3 से बेहतर है। तो लिहाजा यहाँ पे जो पीपल हायर्ड हुए हैं उनको हम एम कह रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग जो है वो हम एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। टोटल कॉस्ट क्या होगी कि इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, सेम नहीं हो सकते ना, हर एक में कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा, मतलब पीपल है ना, कैंडिडेट्स हैं। तो अज्यूमिंग कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि दो लोग एक जैसे हो जाएं, ये मतलब मैं भी अगर आपसे कहूँ कि मुझे हायरिंग करनी है तो दो एक जैसे कैसे हो सकते हैं, कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा ना कोई किसी से बेहतर होगा या कम होगा। आप ये अज्यूम कर लें कि नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अब बेसिकली ये टोटल कॉस्ट बन रही है इस एल्गोरिथम की। अच्छा, इसको मजीद थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस ये है कि जितने भी कैंडिडेट आते हैं ना, आप सबको हायर कर लें। ये इसका वर्स्ट केस है। क्यों? मिसाल के तौर पे मेरे पास पहला कैंडिडेट आया, मैंने उसको हायर कर लिया। अच्छा, दूसरा आया तो उसको भी हायर कर लिया क्योंकि वो पहले से बेहतर था। तीसरा आया, उसको भी हायर कर लिया क्योंकि वो दूसरे से बेहतर था। चौथा आया, चौथे को भी हायर कर लिया क्योंकि वो तीसरे से बेहतर था, एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होगा कि इन सब पर हायरिंग कॉस्ट लगेगी। यानी आसान अल्फाज में, ये वाली जो लाइन है ये n नंबर्स ऑफ टाइम चलेगी, तमाम कैंडिडेट्स के लिए चलेगी। तो ये इसका वर्स्ट केस है। ठीक है, और ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब कैंडिडेट जो है वो इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑर्डर में आए, यानी इसकी क्वालिटी इससे बेहतर है, इसकी क्वालिटी इससे बेहतर है, इसकी क्वालिटी इसके बेहतर है। तो जो टोटल हायरिंग कॉस्ट होगी वो हमारी ये हो जाएगी सी ऑफ एच, कॉस्ट ऑफ हायरिंग मल्टीप्लाई बाय एन, क्योंकि हर एक बंदे को आपने हायर कर लिया। ये इसका वर्स्ट केस है। बेस्ट केस क्या है? बेस्ट केस ये हो सकता है भाई कि मिसाल के तौर पे आप इनमें से किसी एक को हायर कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट जो था वही सबसे बेस्ट था, तो उसको आपने हायर कर लिया। उसके बाद जितने भी आए ना वो इससे कम थे क्वालिटी में, लिहाजा कोई भी हायर नहीं हुआ, यही हायर रहा है। ये तो सही नहीं है वर्स्ट केस। क्यों सही नहीं है भाई? क्यों सही नहीं है? जी अरीब खान, क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं कह रहे। जी मोहम्मद अली बेटा, ये क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? सेट तो है। तो बेसिकली नहीं, वर्स मींस नो हायर नहीं है। वर्स केस ये होता है कि ज्यादा टाइम लगे। इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम कब लगेगा? इसको एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम उस वक्त लगेगा जब ये लाइन बार बार चलेगी। अगर ये लाइन एक दफा चलेगी तो ये कम टाइम में चल जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा वर्स्ट केस इसका ये है कि जो जो आता जा रहा है आप उसको हायर कर रहे हैं और पिछले को फायर कर रहे हैं, तो उस केस में ये एल्गोरिथम ज्यादा चलेगा, ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, अब बेसिकली
ये जो काम हमने किया है उसकी ये कॉस्ट निकल रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। और ये नॉर्मल अप्रोच, ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। ये जो हमने काम किया है ना, ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है। इस एल्गोरिथम को आप डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम कह सकते हैं। लेकिन हम क्या करें कि इसमें प्रोबेबिलिटी को लेकर आए। रैंडम अभी इसमें यूज करेंगे ना, अभी तो ये डिटर्मिनिस्टिक है, और इसमें जाहिर है वर्स्ट केस भी है, बेस्ट केस भी है। अब प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसमें इनपुट को हम एक डिस्ट्रीब्यूशन में रखते हैं और एक रैंडम वेरिएबल दे लेते हैं रन टाइम पर। जैसे मैंने समझाया भी था कि रैंडम में क्या होता है कि हम कोई फंक्शन यूज करते हैं जो हमें रैंडमली कोई वैल्यू रिटर्न करे। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो तमाम इनपुट्स की निकाल लेंगे और उसके बाद इसकी कॉस्ट निकालते हैं। तो इसके लिए ना हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल, जिसको हम IR भी कहते हैं और IRV भी कहते हैं, इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल। तो उसको जरा समझते हैं। ये देखिए, मैंने अभी तक जो आपको बताया उसमें रैंडम वेरिएबल नहीं था, ये रैंडमाइज एल्गोरिथम नहीं था। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो डिटर्मिनिस्टिक था और उसमें वर्स्ट केस उसका काफी हाई है। तो लिहाजा अब हम रैंडमाइज एल्गोरिथम की तरफ जा रहे हैं। तो वो कैसे यूज होता है अब हम समझ रहे हैं। सर अगर एक कैंडिडेट ही हायर कर लें फौरन और बाकी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ना करें तो ये बेस्ट केस होगा? नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि आप पहले को हायर कर लें, इंटरव्यू तो देखें सबका होगा। इंटरव्यू नहीं करेंगे तो वो तो गलत बात हो जाएगी ना, इंटरव्यू सबका होगा। लेकिन बेस्ट केस ये होगा कि जो सबसे पहले आया था वो सबसे बेहतर है। तो वो सबसे बेहतर है तो बाकी लोग हायर नहीं होंगे, तो हायरिंग कॉस्ट बच जाएगी। इंटरव्यू तो आपको सबका ही करना पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। पर्ची वाला होगा वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि अब अगर मैंने आपके एग्जाम लिया तो कॉपी तो सबकी चेक करनी है ना, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता कि मैं कॉपी चेक ना करूं या रैंडमली रैंडम जनरेट करके आप सबको नंबर दे दूं। तो हर जगह पे रैंडमाइज एल्गोरिथम नहीं लग सकता, लेकिन यहां लग सकता है। कैसे, वो हम देख रहे हैं। बेटा ये जो कॉस्ट है ये तो लगनी है ना कैंडिडेट के इंटरव्यू की, ये तो लगनी है, इसको तो आप कम कर ही नहीं सकते। कम किस चीज में कमी हो सकती है? वो ये हो सकती है कि सारे हायर ना हो, एक हायर हो। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 लोग हैं, चले मैं प्ले ग्रुप लेवल पे आ जाता हूं। मिसाल के तौर पे इंटरव्यू लेने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो 4 लोगों का इंटरव्यू लेने में कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट, सही है। अच्छा, हायर करने में 60 मिनट लगते हैं। तो अब बेसिकली अगर मैं पहले को हायर कर लूंगा तो इंटरव्यू तो मैंने 4 का किया, हायर 1 को किया, तो ये हो गया 40 + 60, कितना हो गया टोटल? 100 हो गया, 100 मिनट्स। ये बेस्ट केस है। वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस ये है कि पहले इंटरव्यू तो मैंने सबके लिए, फिर पहले को हायर किया, उसको उससे अच्छा दूसरा निकला तो दूसरे को भी हायर कर लिया, उससे अच्छा तीसरा निकला उसको भी हायर कर लिया, उससे अच्छा चौथा निकला उसको भी हायर कर लिया। ये 280 हो गया। ये इसका वर्स्ट केस है कि 1 को भी हायर किया, 1 से बेहतर 2 निकला, 2 को भी कर दिया, 3 निकला, 3 को भी हायर कर लिया, 4 निकला, 4 को भी कर दिया। इंटरव्यू तो यहां भी सबका हो रहा है, इंटरव्यू यहां भी सबका हो रहा है, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूं, ये इसका वर्स्ट केस है और ये इसका बेस्ट केस है कि पहले ही बंदा हायर हो जाए और फिर उसके बाद दूसरा कोई हायर ही ना हो, बस इंटरव्यू सबके हो। जी बेटा, इसमें सब हायर हो रहे हैं ना,
हायर होने का मतलब ये है कि पहला 1 हायर हुआ, फिर जब सेकंड हायर हुआ तो इसको हमने फायर कर दिया, लेकिन इसको हायर करने में टाइम तो लगा था ना। फिर इसको हायर किया, फिर अगले का इंटरव्यू किया तो वो भी उससे बेहतर निकल आया, तो इसको फायर करके इसको हायर कर लिया। तो फायरिंग तो इसमें काउंट कर ही नहीं रहे हम, इसमें सिर्फ हायरिंग काउंट कर रहे हैं। तो अब बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस क्या होती है, या रैंडमाइज एल्गोरिथम किस तरीके से यूज होते हैं। तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल का या IRY का। हाय यार, क्या कहूँ मैं, किस तरीके से इस सवाल का जवाब दूँ, सर फोड़ सकता हूँ मैं कहीं जाके। बेटा रिप्लेस नहीं हो रहे हैं यहाँ पर, वैकेंसीज का कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम बात ही कर रहे हैं कि एल्गोरिथम कहाँ पर ज्यादा टाइम लेगा और कहाँ पर कम टाइम लेगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल क्या होता है या IRV क्या होता है। इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल एक टर्म यूज की जाती है, और इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल क्या होता है कि ये किसी इवेंट ए से एसोसिएटेड होता है। मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूं इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल आई ए, इसमें ए जो है वो एक इवेंट है और आई बेसिकली एक इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल है। इस तरह डोनेट किया जाता है ये, यानी हम कहते हैं कि 1 अगर ए अकर हो जाए और 0 इसका मतलब ए अकर ना हो। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में, तो आप समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कॉइन फ्लिप कर रहा हूँ, फेयर कॉइन। फेयर कॉइन से मुराद है कि वो कोई उसके अंदर जो है ना, आपने किसी किस्म का कोई चीट वगैरह या उसमें वेट वगैरह का कोई वो नहीं किया हुआ। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स मालूम करना चाहूँ कि भाई मैं सिक्का उछाल रहा हूँ, हेड आने के चांसेस क्या हैं। अब इसमें इवेंट क्या है कि मैं सिक्का उछाल रहा हूँ, तो होता क्या है कि इसमें सैंपल स्पेस हमारे पास ये है। सैंपल स्पेस ये है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये कहलाता है सैंपल स्पेस। रैंडम वेरिएबल y क्या करता है कि भाई इसमें दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो हेड या टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है 1/2 यानी कि 0.5। यानी आधा चांस ये है कि हेड आएगा और आधा चांस ये है कि टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 है, क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम इस तरीके का है। लेकिन मिसाल के तौर पे मैं लीडो खेल रहा हूँ और लीडो खेलते हुए मैं आपके सामने कहूँ कि मैं जब उसको फ्लिप कर रहा हूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो वहां पर 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को पता है, यकीनी तौर पे इतनी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पर एक्स एच से क्या मुराद है, एक्स एच से मुराद है नंबर ऑफ हेड्स इन अ सिंगल फ्लिप। एक फ्लिप में कितने नंबर ऑफ हेड्स आएंगे उसको हम एक्स एच से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक और चीज भी समझ लें कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड इन अ सिंगल कॉइन फ्लिप वो क्या होगी, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एच होगी। एक्स ऑफ एच क्या है, नंबर ऑफ हेड इन सिंगल फ्लिप। यानी मैं अगर आपसे कहता हूं कि एक्स एच क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई नंबर ऑफ हेड इन अ सिंगल फ्लिप। ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी यही है एक्चुअली। तो अब ये जो एक्स ऑफ एच है, यानी नंबर ऑफ फ्लिप इन नंबर ऑफ हेड इन सिंगल फ्लिप, इसको इंडिकेटर वेरिएबल से हम इस तरह डोनेट कर सकते हैं कि आई, ठीक है, और फिर हमने यहाँ पे कह दिया वाई एन एच, वाई ऑफ एच। वाई ऑफ एच से मुराद ये है कि अगर वाई हेड के बराबर है तो 1 है और वाई टी के बराबर है तो 0 है, क्योंकि ये जो है वो हेड की बात हो रही है। अगर मैं एक्स ऑफ टी की बात करता
तो मैं इंडिकेटर वेरिएबल कुछ इस तरीके से लिखता कि वाई टी, और फिर मैं यहां पर इस तरीके से लिखता कि 1 और 0 इफ y इक्वल्स टू t और इफ y इक्वल्स टू हेड। ये बात होती जब हम बात करते किसकी, x ऑफ t की। x ऑफ t क्या होता, काउंट ऑफ टेल इन अ सिंगल फ्लिप। सही है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कहलाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ h। यानी इस चीज को आप ऐसे लिखते हैं। सही है, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यानी यहां भी एक्सपेक्टेड लगा दिया मैंने और यहां भी एक्सपेक्टेड लगा दिया। x ऑफ h इक्वल्स टू आई, वाई इक्वल्स टू h क्या है, ये i जो है वो इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल है। ये कह रहा है जैसे हमने यहां पे बनाया ना ये, ठीक है, y एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, इसकी वैल्यू या तो हेड हो सकती है या टेल हो सकती है। जैसे यहां पर हमने किया था ना, ये बेसिकली डोनेट, बेटा ये आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो उसके अंदर चीजों को डोनेट करने का तरीका है ये बात को बताने का तरीका है। एक तो बात का तरीका ही होता है ना कि हम एक पूरा सेंटेंस लिख दें, सही है, तो नॉर्मली इस तरीके से काम होता नहीं मैथमेटिक्स में। हम क्या करते हैं कि उस सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए कोई अपनी नोटेशन बना लेते हैं और उस नोटेशन से उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो बेसिकली ये यहां पर लिखा हुआ ये है कि नंबर ऑफ हेड इन अ सिंगल फ्लिप कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एन इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल, जहां पर रैंडम वेरिएबल किसको बताना चाह रहा है, हेड का इंडिकेटर है। y इक्वल्स टू हेड, ये रैंडम वेरिएबल हेड को इंडिकेट कर रहा है। और ये रैंडम वेरिएबल 1 होगा अगर हमारे पास y h के बराबर होगा, यानी कि हेड आ गया, और 0 होगा अगर y t के बराबर आया। ये बात को बताने का एक मैथमेटिकल तरीका है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो x ऑफ h है, इसको भी हम इसको कहते हैं x ऑफ h और इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड s ऑफ h। ठीक है, इधर भी एक्सपेक्टेड r लगा दिया मैंने, इधर भी एक्सपेक्टेड लगा दिया, ये दोनों यहाँ आ गए। अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो तो वही प्रोबेबिलिटी निकलती है। आप देखें क्या होगा कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंडिकेटर वेरिएबल कैसे निकालेंगे। हम करेंगे ये कि देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल h क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल टेल क्या है। आपने करना ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो आपके सामने है, अब मैं आपको बच्चों की जुबान में समझा रहा हूँ कि 1 को आप इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ 0 नहीं होता, जरूरी नहीं है ना कि 0, कुछ और भी हो सकता था, 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी होती हैं बाज जगहों पे, तो वहां पे फिर जो भी वैल्यू होती है वो आप उसको मल्टीप्लाई करते, तो इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से और इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ h होगी। तो देखें 1 को मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड से कर दिया, 0 को मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल से कर दिया। नतीजा क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 है। 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, 1/2 को 1 से करूंगा तो 1/2 हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 1/2। तो इसका रिजल्ट ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ number of head in a single flip equals to 1/2। समझ में आ रही मेरी बात? ये बात वही है जो हम पहले कर चुके हैं कि अगर मैं कोई सिक्का उछालूंगा तो नतीजे में हेड आने के 0.5% चांस हैं और टेल आने के भी 0.5% चांस हैं, लेकिन इसको हमने यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकली उसको डिस्क्राइब किया।
सही है, यहाँ पर कोई मसला तो नहीं है भाई किसी को? अगर किसी को मसला है तो बता दे, मैं निकल के थप्पड़ मारूंगा उसके मुंह के ऊपर। चलें, तो ये इसको कहते हैं इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल। चलें आगे चलते हैं। अभी जो इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल होता है, इसके हवाले से एक समझ लें, एक थ्योरम है। वो क्या है? वो थ्योरम ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ ए वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। ठीक है, जहां पर एस एक सैंपल स्पेस है, ए कोई इवेंट है एस के अंदर, तो एक्स ऑफ ए इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं इंडिकेटर वेरिएबल ऑफ ए। तो हम कहते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होती है। ये समझ लें एक थ्योरम है, एक हमारे पास बेसिकली। या तुम लोग रेज हैंड करते हो, मैं तुम लोगों को अलाउड टू टॉक करता हूँ, फिर तुम लोग गायब हो जाते हो। ठीक है जनाब? तो अच्छा, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम? तो प्रूफ ऐसे कर सकते हैं कि भाई एक्स ऑफ ए बराबर होता है इंडिकेटर वेरिएबल ऑफ ए। दोनों पे हमने एक्सपेक्टेड लगा दिया। अब एक्स ऑफ ए हम निकाल के देख चुके हैं, वो 1/2 होता है। अब एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंडिकेटर ऑफ ए भी निकालें तो वो वही निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो लिहाजा बेसिकली ये चीज जो है ना, बस आप जहन में रखिएगा। ये समझ लें एक थ्योरम है, लेमा 5.1। अब ये 5.1 क्या है? ये अगर आप अपेंडिक्स देखेंगे ना, अपेंडिक्स सी बुक के अंदर, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रूफ करी हुई हैं। उसमें ये 5.1 ये है। सही है, इसको अगर आप अपेंडिक्स सी को पढ़ लेंगे तो समझ में। वैसे तो मैं बिल्कुल ही बच्चों वाली जुबान में इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपकी समझ में ना आए तो वो जरूर देख लीजिएगा। बस आप जहन में ये रखें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ ए जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि वो जो हमने हायरिंग प्रॉब्लम शुरू में डिस्कस किया था, वो जरा हम इस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम प्रॉब्लम में चेंज क्या करेंगे? पहले क्या हो रहा था कि कैंडिडेट 1 आ रहा था, कैंडिडेट 2 आ रहा था, कैंडिडेट 3 आ रहा था, कैंडिडेट 4 आ रहा था, ऐसे आ रहा था एक एक करके। अब हमने क्या कर लिया कि हमने रैंडमली इनमें से बुला लिया। जरूरी नहीं है कि पहले 1 आए, हो सकता है पहले 2 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 3 आ जाए। रैंडमली बुला रहे हैं। अजम्पशन हमारी क्या है कि कैंडिडेट्स रैंडम ऑर्डर में आ रहे हैं। अच्छा, जब कैंडिडेट रैंडम ऑर्डर्स में आएंगे तो वो जो हमारा एल्गोरिथम था ये अब चेंज हो जाएगा। अब ये 1 to n नहीं रहेगा। अब बेसिकली ये जो वैल्यू उठेगी कैंडिडेट आई जो होगा, ये एक रैंडम फंक्शन से उठकर आएगा। तो क्योंकि रैंडम फंक्शन यूज हो जाएगा तो अब ये एक रैंडमाइज एल्गोरिथम हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो यहां पर x मुराद एक रैंडम वेरिएबल, और अब हम देखते हैं कि ये काम विदाउट इंडिकेटर कैसे होगा और विद इंडिकेटर कैसे होगा। विदाउट इंडिकेटर वेरिएबल से मुराद कि जब हम काम कर रहे थे इंडिकेटर हायरिंग प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर रहे थे, तो विदाउट इंटीग्रेटर वेरिएबल अगर मैं काम करना चाहूंगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वो क्या होगी कि भाई जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको सम करो और उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। ये निकालेंगे हम x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x, इस सब की वैल्यू निकलेगी, फिर वो सम होगी। ठीक है, तो उससे निकलेगा। अब ये जो है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये काम हम करते हैं। ये जो काम किया हुआ है ना, ये किया हुआ है विदाउट इंडिकेटर।
अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं विद इंडिकेटर। विद इंडिकेटर कैसे होगा? हम कहेंगे एक्स ऑफ आई। एक्स ऑफ आई को हम रिप्रेजेंट करेंगे इंडिकेटर वेरिएबल कैंडिडेट आई इज हायर्ड। अब ये इंडिकेटर वेरिएबल को क्या होता है कि भाई या तो 1 या 0। अगर कैंडिडेट आई हायर्ड हो गया है तो इसका मतलब 1, अगर कैंडिडेट आई हायर्ड नहीं हुआ है तो इसका मतलब है 0। ठीक है, तो अब अगर हम एक्स ऑफ आई की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालें तो वो लेमा 5.1 से हमें पता है कि वो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर होता है। यानी कि एक्स ऑफ आई हमें पता है कि वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिकेटर वेरिएबल के बराबर होगा। ये 5.1 में हमने प्रूफ किया हुआ है ये बात पहले से। तो अगर हम इंडिकेटर वेरिएबल मालूम करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, या इंतकाल हो गया तुम लोगों का? नींद आ रही है? ओ, नींद आ रही तो सो जाओ यार, परेशानी वाली क्या बात है? नींद आ रही तो सो जाओ। देखो ये जो कोर्स है ना, डिजाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, इसकी बड़ी अच्छी बात है। इसकी अच्छी बात ये है कि ये फॉल में भी ऑफर होता है, समर में भी होता है और स्प्रिंग में भी होता है। तो अभी तो समर चल रहा है ना, अभी सो जाओ। स्प्रिंग में देख लेना, स्प्रिंग में भी नींद आ जाए तो भी कोई मसला नहीं है, फॉल में भी ऑफर होगा। ठीक है, फॉल में भी अगर नींद आ जाए तो कोई मसला नहीं है, फिर एक्सपेल हो जाओगे, फिर किसी और यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लेना, कोई मसला थोड़ी है। टेंशन की क्या बात है भाई? नींद आ रही है ना, वही तो मैं इसलिए कह रहा हूं मैं कि नींद आ रही है। हाँ, घबराना नहीं है लेकिन टेंशन भी लेनी है। घबराना नहीं है का मतलब ये नहीं है कि टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन तो लेनी है। टेंशन लिए बगैर काम कैसे होगा? तो बहरहाल हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो अब देखें, अब हमने क्या किया है कि हमारा जो एल्गोरिथम था, उस एल्गोरिथम के अंदर ये जो हायर कैंडिडेट वाला काम हो रहा था, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कि ये कितनी दफा चलेगी ये लाइन। तो यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, इनको अच्छी तरह समझ लें कि कैंडिडेट आई जो है वो उस वक्त हायर होगा जब कैंडिडेट आई बेहतर होगा हर कैंडिडेट से फ्रॉम आई टू आई माइनस वन। यानी कि अगर मेरे पास कुछ कैंडिडेट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 उस वक्त हायर होना चाहिए जब वो इन सबसे बेहतर हो। अगर ये आई है और ये 1 है तो ये आई टू 1 माइनस 1, 1 टू आई माइनस 1 तक आई शुड बी बेटर देन 1 टू आई माइनस 1, तब आई को हायर होना चाहिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल अप्रोच है। रेंडमनेस में अगर हम रेंडमली वैल्यू इनमें से एक एक कैंडिडेट को उठाना शुरू कर दें तो इनमें से कोई भी कैंडिडेट जो है ना वो हायर हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है किसी के हायर होने की? अगर हम रेंडमली इनमें से वैल्यूज को पिक कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को पिक कर रहे हैं, तो किसी भी कैंडिडेट की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली 1/i होगी हायर होने की। देखें, अगर मेरे पास क्वाइन है तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, हेड और टेल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2, इसकी होती है 1/2। सही है। अगर मेरे पास हम लीडो खेल रहे हैं, उसमें हम जो है ना वो डाइस रोल कर रहे हैं, तो डाइस रोल कर रहे होते हैं तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 1/6, क्योंकि टोटल ऑप्शन डाइस में 6 होते हैं। अब कैंडिडेट अगर 1 से लेके आई तक हैं तो एक कैंडिडेट की हायर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/i।
सही है ना? तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी भी कैंडिडेट की हायर होने की प्रोबेबिलिटी 1/i होगी। भाई अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट 1 से लेके n तक हैं तो इसको आप 1/n कर लें, वो तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं ना, उस डजेंट मैटर। यहाँ पे तो बात हो रही है कि कैंडिडेट 1 से लेके i तक हैं तो फिर 1/i होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ i हम पहले कह चुके हैं कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ i इज हाइट के बराबर होती है, वो हम कह रहे हैं कि वो 1/i है। इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ऑफ i बराबर है 1/i के। सही है ना? अब देखें यहाँ पर हम जो है ना वो फॉर्म डेरिवेशन कर रहे हैं। डेरिवेशन क्या है? सारी सेल्को के हिसाब से मल्टीपल लोग हायर हो सकते हैं। इफ यस तो एक हायर नहीं होगा, दो भी हायर हो सकते हैं। तो भाई दो हायर नहीं हो सकते, एक ही हायर हो सकता है, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको। लेकिन जब आप कॉइन फ्लिप करते हैं तो हेड आता है या टेल आता है? ये हेड और टेल दोनों आ सकते हैं भाई, एक ही आ सकता है ना। अब मैं डाइस रोल कर रहा हूं तो जरूरत हो रही है कि हमेशा छक्का हो? हमेशा थोड़ी 6 आएगा, कभी 2 आए, लेकिन जब 2 आएगा तो 2 ही आएगा, 3 थोड़ी आएगा। तो इवेंट जब होता है, असल में आप पता नहीं आपने लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, प्रॉब्लम ये है। प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई होती तो फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस ना कर रहे होते। बहरहाल, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यार पढ़ने से क्या होता है? पढ़ना और पढ़ना दो अलग चीज है। एक होता है कोर्स पास करना, ये नॉट इक्वल टू पढ़ना होता है। पढ़ना एक अलग चीज है, कोर्स पास करना एक अलग चीज है। इस बात को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वो हमने कहा था कि क्या हो सकती है भाई? वो क्या हो सकती है कि तमाम जो एक्स हैं उनको सम कर दें, वो आप ज़ाहिर ऐसे लिखते हैं। अब एक हमारे पास एक चीज होती है प्रोबेबिलिटी में, अगर आप पढ़ें लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप ई को यहाँ लिख सकते हैं। ये बेसिकली हम निकाल चुके हैं, ये 1/i के बराबर है। 1/i से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बराबर है 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 एंड सो ऑन अप टू 1/n। ये कौन सी सीरीज होती है? इसको कौन सी सीरीज बोलते हैं? याद है? इंटर की मैथमेटिक्स, हार्मोनिक सीरीज है ये। जी जी, सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में हार्मोनिक सीरीज है। हार्मोनिक सीरीज को अगर आप अभी जाके बुक खोल के देखेंगे तो हार्मोनिक सीरीज का जो आउटपुट नजर आएगा वो आपको ये नजर आएगा, लॉग ऑफ एन प्लस ऑर्डर 1। तो इस बात से क्या साबित हो रहा है? इस बात से ये साबित हो रहा है कि अगर हम कैंडिडेट को रैंडमली पिक करें तो हमारी जो एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस है वो O ऑफ n से O ऑफ log n हो जाती है। समझ में आई कुछ बात? क्या? तो बेसिकली ये रिजल्ट आ रहा है जब हमने रैंडमाइज अप्रोच यूज करी है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं करी है। रैंडमाइज एल्गोरिथम यूज करने से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है, ये हमने उसको प्रूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आ रही है वो log ऑफ n आ रही है प्लस ऑर्डर ऑफ 1,
जो कि यकीनी तौर पे ऑर्डर ऑफ एन से बेहतर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप करेंगे ये कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप रैंडमली जो है वो अपने पास जनरेट करेंगे और फिर उनकी इंटरव्यू नहीं करेंगे। तो उसमें जो परफॉर्मेंस है वो पिछले एल्गोरिथम से बहुत बेहतर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो रैंडमाइज एल्गोरिथम क्या होता है कि इसमें हम एल्गोरिथम में रैंडमनेस डाल देते हैं। ठीक है, रैंडमली हम चॉइसेस लेते हैं। सूडो रैंडम नंबर जनरेटर को इसमें यूज हो सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि बेहतर हो जाए। मतलब वो जो असल में जो मैंने फिर कई दफा आपसे बात कह चुका हूं कि जो एनालिसिस होती है ना वो वर्स्ट केस पे होती है। तो वो जो हमारा डिटर्मिनिस्टिक है उसका वर्स्ट केस वो तो ये है, जबकि इसका जो आपका रैंडमाइज एल्गोरिथम की बात हो रही है उसका वर्स्ट केस ये है। तो हम कहेंगे कि ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना भाई। देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये 3 बॉक्सेस हैं, एक में जो है ना वो 100 रुपए पड़े हुए हैं और बाकी में 0 0 है। तो ये 1 है, 2 है, 3 है। सही है, तो 100 रुपए मिलने के कितने चांसेस हैं? %33। ऐसा ही है ना। फिर मैं आपसे कहता हूं कि भाई इन तीनों में से किसी में 100 रुपए हैं लेकिन 3 में नहीं है, तो अब ये चांस कितना हो गया? अब ये 1/2 हो गया बेटा, ये 50% हो गया है। या ये भी हो सकता है कि मैं कहूं कि भाई इन तीनों में किसी में 100 रुपए हैं और इन दोनों में से किसी में 50 रुपए हैं। यहां पर 33% चांस है 100 रुपए मिलने के और यहां पे 50% चांस है 50 रुपए मिलने के। बात समझ में आ रही है? या चलें यहाँ भी 100 रुपए हैं, यहाँ भी 100 रुपए हैं, दोनों में 100 100 रुपए हैं, ऐसा कर लें। यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं, तो आप इधर तुक्का मारेंगे कि इधर तुक्का मारेंगे? इधर तुक्का मारेंगे ना। क्यों? क्योंकि इधर ज्यादा चांसेस हैं। हो सकता है आपका इनाम इधर निकल जाए, इधर तुक्का फिट हो जाए, इधर ना हो, लेकिन चांसेस इधर ज्यादा है, तो आप इधर तुक्का मारेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर भी यही बात है कि भाई हमने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से ये ज्यादा बेहतर है। जब एक्चुअल में हो रहा हो सकता है ये ज्यादा बेहतर हो जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस इस बात के हैं, चांसेस इस बात के हैं, जब चांसेस की बात आ जाती है, प्रोबेबिलिटी की बात आ जाती है, तो फिर ज्यादा जहां चांसेस है वहां घुसते हैं ना फिर हम जाकर। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि आप जो कैंडिडेट्स हैं उनको रेंडमली उनकी परमिटेशन करें आप। ठीक है,
और फिर उनमें से निकाल के, इसमें ये वाला पार्ट सिर्फ रैंडम है और बाकी पार्ट वही डिटर्मिनिस्टिक है, इसका इजाफा कर दिया, तो इसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगी, इसकी परफॉर्मेंस ये आएगी। बात समझ में आ रही है भाई? तो रैंडमाइज एल्गोरिथम जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम से बेहतर होती है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब चेंजेबल नहीं है, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि टाइम पे क्लास पे आ जाया करो, इसका मतलब ये है। ये डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम ये होता है कि जब हमारे पास कोई इनपुट हो, सिंपल एल्गोरिथम हो और आउटपुट इसकी बेसिस पे जनरेट हो रहा है, उसको डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम कहते हैं। जबकि रैंडमाइज एल्गोरिथम कुछ इस किस्म का एल्गोरिथम होता है जिसमें कहीं भी कोई रैंडमनेस आ जाए, कहीं कैलकुलेशन के अंदर हम कोई रैंडम नंबर यूज कर रहा हूं, तो उसको रैंडमाइज एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमने ये रैंडमाइज एल्गोरिथम पढ़ लिया। अब इसमें कुछ और भी एग्जांपल, वो क्या है देखें। पहली बात तो ये कि अगर आप बुक के अंदर पढ़ेंगे ना, तो मैंने एक तो जैसे आपको कहा कि आप जरा अपेंडिक्स सी देखें, उसको जरा स्टडी कर लें अगर आपको कंफ्यूजन हो रही प्रोबेबिलिटी में। फिर उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम है, जैसे एक प्रॉब्लम है बर्थडे पैराडॉक्स। ये एक प्रॉब्लम है, बड़ी मशहूर प्रॉब्लम है, ये अक्सर इंटरव्यू में भी लोग पूछ लेते हैं। बर्थडे पैराडॉक्स क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि एक रूम है, अब उसमें बहुत सारे बंदे आ सकते हैं, तो मिसाल के तौर पर उसमें एक बंदा पहले से मौजूद है। अब जाहिर है इसकी कोई बर्थडे होगी। अब क्वेश्चन ये है कि इस रूम में कितने बंदे होंगे, कितने बंदे होंगे कि किसी दो की सेम डे पर बर्थडे आ जाए। प्रॉब्लम समझ में आया? 1/365 कैसे हो गया भाई? देखें, मैं मुझसे सवाल ही पूछा जा रहा है कि मैं एक रूम में कितने बंदे भरूं कि दो की बर्थडे एक साथ हो जाए। एक बंदे की तो हो ही नहीं सकती ना। क्विज पे मैं बात करता हूं, 1 मिनट पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लो। भाई साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है? अब दो बंदे, इस बात के क्या चांसेस हैं कि एक और बंदा आए तो इसकी और इसकी बर्थडे सेम हो? होने को तो ये हो सकता है कि मैं दूसरा बंदा यहाँ पे भेजूं, उसकी और इसकी बर्थडे सेम हो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन चांसेस इस बात के कितने हैं? तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच आप देखेंगे तो वो ये कहेगी कि भाई जब आप 366 लोगों को इस कमरे में भेजेंगे तो लाजमी तौर पे दो लोगों की बर्थडे सेम हो जाएगी। लाजमी हो जाएगा ना, ये तो जरूरी है ना यार। देखो भाई, साल में 365 दिन होते हैं, सही है? अब हो सकता है सबकी सबकी जो है ना बर्थडे हर करो, किसी की 1 जनवरी, किसी की 2nd, किसी की 3rd, किसी की 4th। अच्छा, लीप ईयर का उठा दो, लीप ईयर को छोड़ दो, अभी लीप ईयर का चलो तुम छोड़ दो उसको ना। लीप ईयर को अगर हम हटा के बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ही कहती है कि भाई अगर हम तकरीबन, चलो लीप ईयर भी मिला लो, तकरीबन 367 अगर लोग एक रूम में हो तो लाजमी तौर पे दो लोगों की बर्थडे सेम होगी, ठीक है ना? लाजमी होगी, ज्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम दो लोगों की तो होगी। पता नहीं कितनों की होगी लेकिन दो की तो कम से कम होगी। लेकिन अगर हम रैंडमाइज एल्गोरिथम यूज करें, यहां पर आप बुक को पढ़िएगा और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें,
यानी ऐसा नहीं है कि हम बंदों को एक एक करके भेजें, बल्कि हम रेंडमली सेलेक्ट करके भेजें। तो 28 लोग जमा होने पर 2 लोगों की बर्थडे सेम होने के चांसेस होते हैं 1.035। अब जरा आप बुक को पढ़िएगा तो बात आपको फिर समझ में आएगी। तो यानी कि डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच से बेहतर होती है रेंडमाइज अप्रोच बाद सिनेरियोज में। तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से सिनेरियोज हैं। फिर हमारे जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं उनको भी हम, जैसे क्विक सॉर्ट है वो हम चेक करेंगे, तो क्विक सॉर्ट को भी हम डिटर्मिनिस्टिक वे में भी कर सकते हैं सॉल्व, और रेंडमाइज भी कर सकते हैं। तो दोनों में परफॉर्मेंस में डिफरेंस आ जाता है। लास्ट में क्या फरमाया सर, रिपीट कीजिए, एक दफा में नहीं सुनेगा मेरा बच्चा। यार ये पूरा प्रूव हुआ है ना, अब मैं प्रूफ करके दिखाऊं यहाँ पे सब कुछ। प्रोबेबिलिटी निकाली है हमने, प्रोबेबिलिटी निकाल के इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल यूज किया है, और उसकी बेसिस पे हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इस बात के चांसेस ये हैं कि 28 लोग अगर आ जाएं एक रूम के अंदर तो उनमें से 2 लोगों का बर्थडे सेम होने का चांस है। तो यानी कि इसकी रैंडम वेरिएबल जब हम यूज करते हैं तो परफॉर्मेंस ये आ रही है, और डिटर्मिनिस्टिक से परफॉर्मेंस ये आ रही है। तो रैंडम की परफॉर्मेंस बेहतर हो गई। बेटा मूसा सलीम में बुक पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे। ठीक है, तो ये आपने 2 काम करने, एक तो आपने अपेंडिक्स सी देखना है, और एक आपने जो है ना वो ये जरा बर्थडे पैराडॉक्स पढ़ना है।